नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए जो उनका हिंदी बुक गोधली बुक का गद्यखंड भाग का चौथा अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाल पान की बेगम, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग जो है इस पाठ के लेखक के बारे में पढ़ेंगे, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास के साथ आखिर तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स जो है मिलता है। तो आइए हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, और हम लोग जो है अपना चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आपके गोधुली भागवन जो किताब है उसके गद्यखंड भाग का ये चौथा अध्याय है, जिसका नाम है लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। तो आइए लेखक के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लेखक परिचय को, जिसमें क्या बताया जा रहा है ध्यान दीजिएगा। हमारे लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म बताया जा रहा है कि औराही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था। यानी हमारे जो फणीश्वर नाथ रेणु थे विद्यार्थियों, वो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के रहने वाले थे? हमारे बिहार के ही जो है ये रहने वाले थे। तो इनका जन्म बिहार में 4 मार्च 1921 को, जो अररिया जिला है बिहार का, वहाँ के औराही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बात करेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो कहा जा रहा है कि बनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में, तथा माध्यमिक शिक्षा इनका विराटनगर, नेपाल के विराट आदर्श उच्च विद्यालय में हुआ था। यानी हम अगर बात करेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है अपनी माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा जो है किस स्कूल में और कहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया, तो याद रखिएगा कि ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है सिमरबनी, अररिया, फारबिसगंज, गढ़बनैली, ये सब स्थानों पर जो है ये क्या कि अपना प्रारंभिक शिक्षा पूरा किए। और बात करेंगे इनके माध्यमिक शिक्षा का, तो ये विराटनगर जो कि नेपाल में पड़ता है, तो वहाँ विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में ये अपना माध्यमिक शिक्षा जो है पूरा किए। और कहा जा रहा है कि ये 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका भी निभाए थे। तो इसमें हमें 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिला। एक तो ये कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इन्होंने अपना माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, किस स्कूल से पूरा किया, और फिर एक चीज़ ये भी हमें पता चला कि ये 1942 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो है ना एक सेनानी के रूप में जो है भूमिका भी निभाए थे। यानी वहाँ पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में ये जुड़े भी थे, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। तो इस समय जो है ये एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में कार्य किए। और कहा जा रहा है कि 1950 ईस्वी में ये नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से जो है मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। यानी जब ये हमारे फणीश्वर नाथ रेणु थे, तो उस समय नेपाल में जो है 1950 ईस्वी के करीब वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो राणाशाही थे, राणाशाही मतलब कि वहाँ पर जो है राजा का जो शासन था, तो वहाँ की जो जनता जो है राजा के अत्याचार हो गए, जुल्म हो गए, उससे जो तंग आ चुकी थी। तो वहाँ की जनता को जो है ना इस राणाशाही के दमन और अत्याचारों से इन्होंने क्या किया, मुक्ति दिलाया उन लोगों को। और साथ ही कहा जा रहा है कि वे दमन और शोषण के विरुद्ध जो है आजीवन संघर्ष करते रहे। यानी जिस भी व्यक्तियों पर या जिस भी मतलब की तरह के इंसान पर किसी भी तरह का जुल्म या अत्याचार होता था या उस पर दमन होता था, तो उसके विरुद्ध जो है अपना आजीवन इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। और कहा जा रहा है कि सत्ता के दमन चक्र के विरोध उन्होंने अपना पद्मश्री की जो उपाधि इनको मिली थी उसको ये त्याग कर देते हैं, और 1977 ईस्वी में 11 अप्रैल के दिन इनका क्या होता है, निधन हो जाता है, यानी देहावसान हो गया। तो याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों। तो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ, और इनका निधन जो है 11 अप्रैल 1977 को इनका निधन हो जाता है।
तो ये आजीवन क्या किए, आजीवन जो है जनता दुख और कष्ट में थी, जिस जनता पर जो शोषण हो रहा था, उनका दमन किया जा रहा था, तो उसके लिए ये आजीवन जो है संघर्षरत रहे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया और इनका निधन 1977 में हो जाता है। लेकिन इस बीच इन्होंने जो है अपने जीवन में, बात करेंगे हम लोग इनके साहित्य से जुड़ी हुई जानकारियों के ऊपर, तो ये अपने जीवन में कई अलग अलग तरह के जो है रचनाएं भी किए हैं। जैसे हम लोग बताया जा रहा है कि हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थिति किया है, फणीश्वर नाथ रेणु जो थे, उसमें भी उनका नाम जो है एक है। मतलब कहा जा रहा है कि हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने जो अपना उपस्थिति दिया, तो उसमें से फणीश्वर नाथ रेणु भी एक है, और उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त जो है संस्मरण भी लिखे, रेखा चित्र भी लिखे और रिपोर्टाज भी लिखे। ये सब क्या है, विधाएं हैं। ये सब क्या है विद्यार्थी जी, ये सब विधाएं हैं, विधाएं। और इन विधाओं में भी जो है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु क्या किए, रचनाएं किए हैं। कथा के अतिरिक्त जो है ये सभी विधाओं में उन्होंने क्या किया, रचनाएं किया, और नई नई ऊंचाइयों को ये छूते रहे। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इनके रचनाओं के ऊपर कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, या इनकी जो है प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये अलग अलग विधाओं में रचनाएं किए। जैसे उपन्यास इन्होंने लिखा, कहानी संग्रह जो है इनके कई सारे हमें देखने को मिलते हैं, रिपोर्टाज देखने को मिलते हैं, संस्मरण देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, विधाएं हैं, और इन विधाओं में उन्होंने क्या किया, रचनाएं किया है। जैसे हम बात करेंगे इनके उपन्यास का, तो फेमस इनका उपन्यास है मैला आंचल। आप लोग देखिएगा तो कंपटीशन के एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना, या फिर आपके एग्जाम में भी ये पूछता है मैला आंचल किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है। ये ज्यादा मतलब पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा कि मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना, जो कि क्या है, एक उपन्यास है। ऐसे ही जो इनका एक रचना है परति परिकथा, परति परिकथा जो है ये भी इनका इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दीर्घ तपा है, कलंक मुक्ति है, जुलूस है, पलटू बाबू रोड, ये सब क्या है, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है। बात करेंगे इनकी कहानी संग्रह का कि ठुमरी हो गया, अगिनखोर हो गया, आदिम रात्रि की महक हो गया, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये सब इनके क्या थे, कहानी संग्रह थे। बात करेंगे इनके हम संस्मरण का, तो ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये सब इनके संस्मरण थे। और रिपोर्टाज इनका जो रचना दिया गया वो है नेपाली क्रांति कथा। तो ये इनके द्वारा लिखे गए क्या थे, रिपोर्टाज थे। रिपोर्टाज एक तरीके कहने का मतलब कि एक रिपोर्ट, जानकारियां एकत्रित करना एक तरीके से। तो ये सब हमारे फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं थी। इनमें इंपॉर्टेंट आपको मैला आंचल, परति परिकथा, ठीक, श्रुत अश्रुत पूर्व, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। नेपाली क्रांति कथा को ध्यान में रखिएगा। ये सब रचनाएं जो है पूछे जाने वाले जो है रचनाओं के नाम है, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। बात करेंगे आगे, तो कहा जा रहा है कि हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशित इनका जो है बहुचर्चित उपन्यास जिसका नाम है मैला आंचल, उससे जो है ये इनको ज़्यादा ख्याति और प्रसिद्धि मिला। यानी ये रचनाएं इससे पहले भी ये कर रहे थे, लेकिन जब 1954 में इनका मैला आंचल जो उपन्यास था वो प्रकाशित हुआ, उसके बाद से जो है ना लोग इनको ज़्यादा और अच्छे तरीके से जानने लगे। और कहा जा रहा है कि 1954 ईस्वी से बहुत पहले ही इन्होंने क्या किया था, 1936 ईस्वी में अपना पहला कहानी जिसका नाम था बटबागा, उसका जो है प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम है विश्वामित्र में उन्होंने क्या किया, उसको छपवाया। देखिए ख्याति इनको प्रसिद्धि मिला 1954 में, लेकिन उससे पहले ये क्या करते थे, रचनाएं करते थे। तो 1936 ईस्वी में जब ये अपना पहला कहानी लिखे थे, तो उसको विश्वामित्र जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी उसमें ये क्या करते, उसको छपवाते हैं। और मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक पारिभाषिक अभिधा जो है इनको दिया। आगे बात करेंगे, आगे बताया जा रहा है कि उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वो अमिट छाप छोड़ जाता है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांवों के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। यानी जो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था या देश आज़ाद हो भी गया, तो वो क्या किए कि गांव वालों
कि गांव वालों की जो मतलब कि कह सकते हैं संघर्ष है, गांव वालों के जिस तरीके के जीवन है, उसी पर उन्होंने क्या किया, अपना कथाओं को लिखते रहे, अपनी रचनाओं को लिखते रहे। ऐसा नहीं था कि वो रचनाएं जो कर रहे थे तो आधुनिक जो युग के लोग हो गए, देश आज़ाद हो गया, उसके बाद जो लोग अच्छे से रहने लगे उनके पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ऐसा नहीं। वो गाँव की जो मतलब की जानकारियाँ है अपनी रचनाओं में देते थे, अपनी कथाओं में देते थे, ताकि सभी लोग जो है ग्रामोत्थान की ओर क्या करें, ध्यान दे, अपने ग्राम को भी जो है, गाँव को भी वो आगे बढ़ाए। तो इसलिए ये ज़्यादातर गाँव पर जो है ये क्या कि अपना उपन्यास और कहानियों को लिखे। और साथ ही कहा जा रहा है कि उनके गांव में एक तरफ जो है पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है, विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर विरोध है, बिरादरीवाद की कड़वाहट है, तो दूसरी तरफ जो है इनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। तो ऐसा जो है हमारे फरीश्वरनाथ रेणु करते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे अपना पाठ का, जिसका नाम है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जो हमारा पाठ है, तो ये लाल पान की बेगम जो हमारा पाठ है, ये क्या है, जब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आप लोग को सभी चीज़ें बता दूंगा तो पाठ पढ़ने के लिए हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा था। लेकिन हम लोग छोटा सा जो है पाठ का परिचय पढ़ करके समझ जाएंगे कि पाठ में आखिर हम लोग को क्या पढ़ना है। तो देखिए, बताया गया है कि प्रस्तुत कहानी जो लाल पान की बेगम है, ये ग्रामीण परिवेश की एक कहानी है। मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो हमारे फरीश्वरनाथ रेणु हैं वो अपनी ज़्यादा रचनाएं जो है गांव के लोगों के लिए ही या गांव के लोगों के जीवन पर ही उन्होंने क्या किया है, ताकि जो लोग पढ़ें तो गांव के जीवन को समझें। तो वैसे ही ये जो हमारा लाल पान की बेगम हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो क्या है, ग्रामीण परिवेश का जो है एक कहानी है, जिसमें नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। यानी इस कहानी में जो है ना, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है या फिर अलग अलग तरह के जो नाच हो जाते हैं गांव में, तो लोग नहीं होते हैं कि देखने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इस कहानी में नाच देखने जाने का जो है ना जिक्र किया गया है, जिससे लेखक हमें जो है ग्रामीण जो जीवन है, गांव का जो जीवन है, उसमें होने वाले अनेक रंग रेशे, कहने का मतलब कि आपस में मनमुटाव हो गया, झंझट हो गया, कला हो गया, उसको दिखाने का उन्होंने क्या किया है, कोशिश किया है। साथ ही वो बताते हैं कि गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवंत जो है वानगी है लाल पान की बेगम। यानी इस कहानी में लेखक ने यह भी बताया है कि जैसे गांव वाले आपस में कैसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, कैसे आपस में मिलजुल करके रहते हैं, ठीक ना, खुशी कैसे मनाते हैं, दुख में कैसे रहते हैं, इस सभी चीज़ों का जो है वर्णन इन्होंने इस कहानी में, इस पाठ में किया है, जिसका नाम है लाल पान की बेगम। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि फरीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। और जो विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग रेगुलर जो है ऐसे ही हमारे साथ जुड़े, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई हमारा पुराना विद्यार्थी देख रहा है तो अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर बता देंगे कि इस चैनल के साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।